हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने लास्ट जो एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम था उसमें क्या मिस्टेक्स करी थी जिसके कारण सिलेक्शन नहीं हुआ था और उससे हमें क्या क्या लर्निंग मिली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब पेपर हुआ था 25 ऑफ फेब को, तो हम ना पेपर में ना अननेसेसरी अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि एक क्लर्क एग्ज़ाम है तो यहाँ अटैम्प्ट ज़्यादा चाहिए, तब हमारा कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आएगा या कट ऑफ के बराबर आएगा तो हम इसमें क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि ऑफकोर्स कट ऑफ है जो 80-90 तक जाता है, ऑफकोर्स 40-45% तक कट ऑफ रहती है अगर हम 200 में बात करेंगे तो हमें हमें ऐसा लगता है कि हम जितना ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, पर ऐसा जनरली नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा मानना है कि हम अगर अननेसेसरी अटैम्प्ट करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में हमारे ज़्यादा नंबर डिडक्ट होते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन का ऐसा कोई स्पेसिफिक फार्मूला तो है नहीं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, वो शिफ्ट के बेसिस पे ही होता है, पर एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है कि कैसे होता है। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग अजम्पशंस होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेगेटिव हम ज़्यादा करेंगे तो अल्टीमेटली वो हमें ही अफेक्ट करेगा। कि अगर हम जितने मार्क नेगेटिव करेंगे तो अल्टीमेटली वो हमारे नंबर से ही डिडक्ट होंगे, जो भी हमने राइट किए होंगे उससे, तो अफेक्ट तो हमें करता ही है। तो नेगेटिव आपको कम से कम करना है, क्योंकि सबसे पहले अगर लास्ट ईयर का सीक्वेंस ही फॉलो होगा तो ऐसे ही ओपन होगा इसी सीक्वेंस में। जैसे इंग्लिश सबसे पहले जीए ओपन होगा, देन इंग्लिश होगा, देन क्वांट होगा, देन रीजनिंग होगा। तो जब सबसे पहले जीए ओपन होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ अटैम्प्ट इंक्रीज हो जाएंगे। और लास्ट तक में पता नहीं रहता हमें कि आगे जो सेक्शंस हैं वो कैसे आए हैं, इंग्लिश का लेवल कैसा आया है, क्वांट कैसा आया है, रीजनिंग कैसा आया है। तो मैंने भी यही किया था। मैंने जब जीए ओपन हुआ था तो मैंने आई थिंक 24-26 अटैम्प्ट कर लिए थे। हालांकि जीए मेरा इतना अच्छा प्रिपरेशन में नहीं था, और जब मैं घर आके उसको क्रॉस चेक करी थी जितने आंसर्स मुझे याद थे तो वो रॉन्ग हो रहे थे। तो 8-10 आंसर्स मेरे ऐसे ही रॉन्ग हो गए थे, तो वो नेगेटिव हो गया था उसके कारण। तो आपको ना अननेसेसरी अटैम्प्ट नहीं करने में, आप 50-50 श्योर हो या फिर 80-90% श्योर हो तो उसमें आप अटैम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि एग्जैक्टली तो अगर वहाँ 50 क्वेश्चन होंगे तो मोस्टली अगर आपको एकदम से मैं बोलूँ कि एकदम आपको एक्यूरेट अगर याद होगा तो 10 या 12 या 15 इससे ज़्यादा आंसर्स आपको याद होंगे, पर आपको डाउट होगा आंसर्स में, क्योंकि वो जो ऑप्शन होते हैं ना वो सारे एक जैसे ही हमें सारा पढ़ा हुआ लगता है, तो फिर हमें वहाँ डाउट होता है। तो आप कोशिश करना कि आप ना अननेसेसरी अटैम्प्ट मत करना जीए में। जितने आपको आए या फिर 50-50 में आपको डाउट है कि 4 ऑप्शन आपको 2 में ऐसा है कि 2 तो बिल्कुल नहीं होंगे, इन दोनों में हो सकता है, तो आप थोड़ा बहुत चांस ले सकते हो। लेकिन हाँ, अपने ओवरऑल अटेम्प्ट जितने आपने एक्जैक्टली राइट किए ना, उससे आप एक करना कि अगर आप ऐसा करना कि 16 क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर 12 बिल्कुल सही है मेरे, तो 4 में आप रिस्क ले सकते हो। तो आपको अगर 11 नंबर उसमें आपको फिर भी मिल जाएंगे, क्योंकि 4 का अगर एक आधा मतलब 1/4 अगर आप निगेटिव भी करेंगे तो ऐसे आप करके कैलकुलेट करके करना। मैंने अभी जो पीओ मेंस हुआ था उसमें मैंने ऐसे कैलकुलेट किया था, जो एकदम राइट थे ना पहले मैंने उसको लिख लिया कि इतने तो मेरे एकदम करेक्ट है, फिर इतने मेरे 50-50 में डाउट है, तो मैं लेके चल रही थी। क्योंकि आपके पास टाइम सफिशियंट रहता है, 35 मिनट्स रहते हैं, तो आप करंट अफेयर में क्या ही करोगे, जित पढ़ोगे और वो सफिशियंट टाइम होता है, तो आप आराम से अपना देख सकते हो कि इतने क्वेश्चन मैंने एकदम राइट किए हैं, फिर इतने मैंने अगर रॉन्ग भी होते तो मेरा मतलब नियर बाई स्कोर कितना बनेगा। तो घर आके ना प्रॉब्लम नहीं होती, फिर आपने को याद नहीं रहता कि अगर इतने करें हैं तो कितना आएगा कितना, तो वहाँ पे भी आप उस सेक्शन टाइम पे से कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो कि इतने एकदम राइट है तो आप इतने का आप चांस ले सकते हो, ऐसा कर सकते हो। सेम गोज विद इंग्लिश। इंग्लिश में भी आपको अननेसेसरी अटेम्प्ट नहीं करने हैं, लोग पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि जीए और इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है उसमें मुझे लगता है हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो ऐसा बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। तो और जीए और इंग्लिश में तो इसमें भी आप कोशिश करना कि आपकी एक्यूरेसी जहाँ पे 2 पैसेज अगर आते हैं जैसे अभी तक आते हैं, तो एक पैसेज आपका बिल्कुल डुएबल साइड पे आएगा, उसमें एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे हो सकता है, और एक पैसेज थोड़ा सा हाई लेवल हो सकता है, मतलब इन्फरेंस वेस्ट हो सकता है कि आप उसका पढ़ो फिर उसका असम्पशंस निकालो फिर उसके अकॉर्डिंग मार्क करो। तो आप ना जैसे ग्रामर वाला पार्ट है तो आप कोशिश करना, बहुत सारे लोग पैसेज स्किप करते हैं, पैसेज बहुत अच्छा उनको ऐसा लगता है कि पैसेज कौन पढ़े, लेकिन आप पैसेज अच्छे से पढ़ो, पैसेज से आप नंबर निकाल सकते हो। क्योंकि अगर आपका ग्रामर पोर्शन सही नहीं है ना तो आप पैसेज से नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि 2 पैसेज आते हैं, अगर आप टोटल भी करें तो अप्रॉक्स 90-20 मार्क्स के क्वेश्चन तो पैसेज से ही आते हैं। तो आप कितना भी अगर आपकी इंग्लिश वीक होगी, आप 10-12 नंबर तो वहाँ से निकाल ही सकते हो एनी हाउ। और पैसे जैसे एक तो डुएबल साइड में आएगा ही आएगा, अभी तक जितना भी पैटर्न फॉलो हो रहा है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो आप वहाँ से क्वेश्चन निकालना। और अगर आपको पैरा जंबल में डाउट है तो पैरा जंबल का पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि पहला और आखिरी जनरली पता चल जाता है, नहीं पता चलता तो पहला तो पता चलता ही है। तो और बाकी मत करना, क्योंकि मेंस एग्जाम में 90% पैरा जंबल गलत हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल आता है। प्रीलिम्स में भी इस बार बहुत ईजी नहीं आया था, जो हमारे शिफ्ट का पेपर था उसमें भी काफ़ी अच्छा पैरा जंबल का लेवल आया था, मतलब कंफर्म ही नहीं हो रहा था, कोई बता ही नहीं रहा था कि एग्जैक्ट सीक्वेंस इसका क्या है। फर्स्ट सेंटेंस बस था वो बस सही हो रहा था, तो आप उसमें बिल्कुल डाउट मत लेना। और जो भी जैसे डबल फिलर्स या ट्रिपल फिलर्स के आ रहे हैं तो उसमें 3-3 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें भी आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि 2 का अगर आपको तीनों का आपको मीनिंग नहीं पता तो आप कैसे उसको फिलर में फिल करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे तो उनको आप स्किप करने की कोशिश करना, भले आप कम अटेम्प्ट करना लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक्यूरेसी मेंटेन करके चलते थे और उनका सिलेक्शन हो जाता था, और जो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करते थे उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता था
वो फिर सिलेक्शन में। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट जब खुलता है ना, तो बहुत सारे लोगों का क्वांट बहुत अच्छा नहीं होता है, तो हम क्या होता है, हम थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन उसमें ढूंढने हैं, ऐसा नहीं जो भी क्वेश्चन आ जाए आप वही पिक करना। पहले आप क्वेश्चन, आपके पास सफिशिएंट 45 मिनट्स का टाइम होता है क्वांट के लिए, तो आप पहले उसमें क्वेश्चन ढूंढो कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से, जैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो गए, या फिर अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन हो गए, या फिर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन हो गए, तो वो ढूंढो, उसको पिकअप करो, वहाँ से नंबर गेन करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद एक डीआई आपको डुएबल साइड में मिल सकती है, तो वो डीआई अपने हिसाब से आप ढूंढ सकते हो। और पूरा पेपर क्वांट का नहीं करना होता है, सबके बस की बात नहीं होती कि आप 50 आउट ऑफ 50 करो। तो हमारा जितना कैलिबर है सबको पता होता है कि हमारा कितना कैलिबर है, तो आप उस हिसाब से लास्ट में आप अर्थमेटिक के अगर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी होंगे ना, तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप उसको कर लो। थोड़ा सा भी अगर आपके अर्थमेटिक के टॉपिक अच्छे हैं तो आप उसको कर लोगे। और एक सेक्शन का इफेक्ट आप दूसरे सेक्शन में बिल्कुल भी मत पढ़ने देना। मैंने ऐसा ही हुआ था मेरे साथ लास्ट ईयर, कि जब क्वांट ओपन हुआ ना, रीजनिंग सबसे आखिरी सेक्शन था, तो क्वांट मेरा अच्छा नहीं गया था, मेरा सिर्फ 13 अटेम्प्ट हुए थे उसमें। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर मेरा बिल्कुल बहुत ही बेकार जा रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता रहता कि जीए में कितनी एक्यूरेसी है, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत रॉन्ग होते ही होते हैं। उसके बाद क्वांट में अच्छा अटेम्प्ट नहीं थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था, तो उसका अफेक्ट पूरा ना मुझे रीजनिंग पे आ गया। तो जब रीजनिंग ओपन हुआ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें मुझे अच्छे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, वरना नंबर ही नहीं गेन कर पाऊंगी मैं और सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसके कारण इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ वो उस एक सेक्शन में नंबर पाने के लिए, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। तो उसके कारण क्या हुआ कि एक पजल मेरी बिल्कुल सही बन गई थी, लेकिन मैंने उसमें एक लाइन, वो पैनिक के चक्कर में कि मुझे बनानी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो वो मैंने 1-2 लाइन उसमें गलत मिस्टेक पढ़ ली थी। तो वो ना मेरी एक बार में मैंने उसको 10 मिनट दिए, और वो एक गलत के कारण वो आंसर ही नहीं मैच हो रहे थे। फिर सेकंड अटेम्प्ट में जब मेरे पास 3 या 4 मिनट थे, तो मैंने उसको पूरा बना लिया, लेकिन मैं उसके आंसर नहीं टिक कर पाई और टाइम अप हो गया। और फिर मैंने इसके चक्कर में क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कि जो क्लर्क की क्रिटिकल रीजनिंग होती है ना, वो डुएबल रहती है। अगर 10 क्वेश्चन में आएंगे तो 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आए। और इस बार तो पीओ में भी 2-3 ही क्वेश्चन आए थे। तो अगर मैं क्लर्क की बात करूँ, तो लास्ट ईयर 10 क्वेश्चन क्रिटिकल के आए थे, जिसमें 5 तो सही होंगे, क्योंकि वो ईजियर साइड को देख के समझ में आ रहा था कि ऐसा ही होगा। और क्रिटिकल में ऐसा रहता है ना कि हमेशा हमें पॉजिटिव एक्सपेक्ट लेके चलना पड़ता है, अगर ज़्यादातर उसका पॉजिटिव आउटलुक ही निकालो, और इन्फ्रेंस बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं, फिर उसको एज अ हमें अपने तरीके से नहीं सोचना होता है, एज अ होल सोचना होता है कि इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट कैसा होगा, ऐसा कैसा होगा, तो उसके हिसाब से उसको मार्क करना रहता है। तो अगर 10 क्वेश्चन भी आएंगे ना, तो 5 डुएबल साइड पे होंगे, आप कर लोगे। ये रही रीजनिंग की बात। तो ओवरऑल आपको ऐसे रीजनिंग में भी आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं कि सबसे पहले रीजनिंग में आपको मिसलेनियस ढूंढना है। ऐसा नहीं कि पजल आपको छोटी दिख रही तो आप उसको अटेम्प्ट करने लग जाओगे। याद रखना, अगर छोटी पजल है तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, और आपसे वो हो शायद ऐसा भी हो सॉल्व ना हो, टाइम खराब हो जाए, और जो शुरू का टाइम है वो ही खराब हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है आपको पहले पूरे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम क्लिक करते हैं ना, तो 1-1 2-2 सेकंड का उसमें गैप होता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो लैग करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो आ गया वही करो, क्यों टाइम वेस्ट करना, 50 क्वेश्चन है। नहीं, आपको सबसे पहले ना मिसलेनियस पार्ट ढूंढना पड़ेगा, वरना आप फिर नंबर नहीं गेन कर पाओगे। तो आप पहले जाओ कि सिलॉक्स के क्वेश्चन आए, रिवर्स वाले आए, इनइक्वालिटी आई है, कोडेड वाली आई है, और जो आपका टॉपिक नहीं, आप जैसे मॉक में अटेम्प्ट करते थे सेम वैसे ही अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके आप अपनी स्ट्रैटेजीज बदल दो कि अरे ये पजल तो ईजी दिख रही है, मैं इसको भले ईजी है, लेकिन सबसे पहले अगर आपने मिसलेनियस की प्रैक्टिस पहले करी, मिसलेनियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मिसलेनियस के बाद जो पजल आपको डुएबल साइड पे है, रीजनिंग में भी कुछ पजल आपको इतनी बड़ी बड़ी दिखेंगी कि वो सॉल्व नहीं करना होता, उसको स्किप ही करना होता है। तो आप ऐसे ही करना कि जो एक पजल तो आई थिंक रहती है जो सॉल्व हो जाती है। हर बार ही ऐसा हुआ कि एक पजल ऐसी आती है जो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपको वो पजल ढूंढना पड़ेगा। तो लेकिन उसके पहले अगर आप नंबर मिसलेनियस से गेन कर लोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने 15-17 नंबर का तो ऑलरेडी कर लिया है, और अभी मेरे पास काफ़ी टाइम बच रहा है, 20 मिनट बच रहा है, तो मैं इजिली पजल को बना सकती हूँ, मेरे पास टाइम है उसको पजल को सॉल्व करने के लिए। तो आपका माइंड काम रहता है। और क्रिटिकल हो सके तो प्लीज़ लास्ट पे ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि क्रिटिकल पहले अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि वो छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें माइंड लगा के सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपके अच्छा अटेम्प्ट हो जाएंगे रीजनिंग में, तो आप क्रिटिकल पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि अगर रीजनिंग में सफिशिएंट अटेम्प्ट होते तो क्रिटिकल वजह से क्या होता है कि हमारे नेगेटिव के चांसेस रहते हैं। तो क्रिटिकल प्लीज़ लास्ट में ही रखना, कि अगर आपसे अटेम्प्ट अच्छे नहीं हो रहे, अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो, तो क्रिटिकल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप क्रिटिकल बहुत अच्छी तो भी लास्ट में ही करना, क्योंकि ऐसा रहता है कि अगर कुछ नहीं बन रहा तो फिर क्रिटिकल सॉल्व कर लेते तो कुछ ना कुछ नंबर वहाँ से गेन हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, तो आप जिसमें 100% श्योर हो आप वही अटेम्प्ट करना, तो क्रिटिकल आप लास्ट में ही अटेम्प्ट करना। बाकी मिसलेनियस पहले करना, इसके बाद एक पजल डुएबल होगी वो करना, और देन उसके बाद क्रिटिकल करना, और फिर उसके बाद आप अपने आप जज कर सकते हो कि ये वाली बन सकती है या नहीं बन सकती। पेपर देने जब हम जाते हैं ना, तो हमें आता तो सब कुछ है, लेकिन वहाँ कैसे अटेम्प्ट करना, क्योंकि प्रीलिम्स तो है नहीं कि 100 में 100 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, ये मेंस है। हमें वहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के और ऐसे अटेम्प्ट करना है कि हम नंबर भी गेन कर पाए, और निगेटिव भी ना हो, और सिलेक्शन भी हो। तो पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम किस वे में अटेम्प्ट कर रहे हैं, निगेटिव ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन हम पहले कर रहे हैं, क्योंकि कभी
कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम डुएबल क्वेश्चंस पहले नहीं करते हैं तो हमारा माइंड पैनिक ऐसे कर जाता है, अगर हमसे वो कोई पजल उठा लिया, कुछ भी ऐसा उठा लिया जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कि फिर हमसे जो ईजिली होता है ना कि 8 into 7 करेंगे तो वो भी हमारे दिमाग में नहीं आता, कि इतना ज़्यादा हम पैनिक कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको सही तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना। तो पेपर को अटेम्प्ट अगर आप सही तरीके से करोगे ना तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो थोड़ा बहुत लक का भी यहाँ फैक्टर होता है, मेरा ऐसा मानती हूँ, लेकिन फिर भी हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो ये है मेरा पूरा लास्ट ईयर का एनालिसिस कि मैंने क्या गलतियाँ की थी, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, गलतियों से सीख सकते हो जो मैंने की थी और जिसके कारण बहुत नेगेटिव भी हो जाते हैं और सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो ये सब गलतियाँ को रिपीट नहीं करना है इस बार। मैं मॉक भी ऐसे ही अटेम्प्ट कर रही हूँ, जो जैसी मेरी मॉक की स्ट्रैटेजी है सेम मेरी एग्जाम में भी वही रहेगी। मैं वहाँ जाके कुछ भी चेंज नहीं करूँगी, भले मेरे सामने आए कितना क्वेश्चन ईजी आ जाए, कितनी ईजी पजल आ जाए, लेकिन पहले अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं मिसलेनियस करूँगी तो मैं मिसलेनियस ही करूँगी। मैथ में पहले मैं अप्रॉक्सीमेशन करूँगी या जो भी क्वाड्रेटिक होगा जो भी करूँगी, भले कितनी ईजी DI आ जाए। तो वहाँ जाके आपको अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं चेंज करनी है। वहाँ जाके कुछ लोग स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है वो ओवरऑल एग्जाम में। तो ये है पूरा मेरा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।